हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा कल हम पेज नंबर 85 पर थ्योरी के यहाँ तक कर गए थे। और ये बेटा मैंने कहा था आपने 102 तक, शायद या 105 तक कहा था, 102 तक आपको सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कराऊंगा। ठीक है। किसी की कोई प्रॉब्लम आई क्या प्रैक्टिकल करने में? हुए 97 तक कोई प्रॉब्लम आई? करे कुछ सची? कुछ भी नहीं तो कर क्या रहे हो यार? मेरे को कह देते पीडीएफ तो मिल ही जाती। ये तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। अरे पेपर यार, नाश कर लोगे अपना। फिर कहोगे प्री बोर्ड में भी नहीं आए, ये भी चला गया हाथ से। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्कूल तुम्हें प्री बोर्ड में नंबर देगा? जो देख के आए हो कल, उसके बाद भी लगता है? अभी तो आज सॉल्यूशन देख लेना, पता नहीं कितने तोते उड़ जाएंगे। पहला तोता फुर, दूसरा तोता फुर फुर, सारे तोते फुर 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 हो जाएंगे। चलो है, लेट इट बी। बेटा कहता है स्टेट एंड डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ एडी इन टू सेक्टर इकोनॉमी। बेटा टू सेक्टर इकोनॉमी में हमने पढ़ा है एडी सी प्लस आई के बराबर है, यानी कि पहला कंपोनेंट कंजम्पशन, दूसरा इन्वेस्टमेंट। एक्सप्लेन कर देंगे, इसमें कोई बहुत हाई तौबा वाली बात नहीं है। फिर वही क्वेश्चन स्टेट एडी और उसके कंपोनेंट। आगे बढ़ जाओ। एक्सांट कंजम्पशन क्या होती है? डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन। कल भी मतलब बताया था बेटा, कंजम्पशन का मतलब तो एक्सांट कंजम्पशन और कंजम्पशन में कोई अंतर नहीं है बेटा। कंजम्पशन का मतलब बेटा इस चीज को एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है ना? एक्सांट वर्ड किसके लिए लगता था? प्लांट। ठीक है ना? एक्सपोस्ट वर्ड एक्चुअल के लिए। ठीक है ना जी? जो हम कंजम्पशन पढ़ते हैं बेटा वो एक्सांटी पढ़ते हैं। ठीक है ना जी? कि अभी प्लानिंग कर रहे हैं हाउस होल्ड के, इतना बाय करेंगे, इतना खर्चा करेंगे गुड्स एंड सर्विस पे, वही होता है एक्सांट कंजम्पशन। अब रही बात बेटा ऑटोनोमस कंजम्पशन और इंड्यूस कंजम्पशन की, कल भी डिफरेंस बताया था कि सी बराबर होता है सी बार प्लस बी वाई के। ये है ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये है बेटा इंड्यूस्ड कंजम्पशन। सामने देखना पुत्र जी, सामने देखना क्या लिखोगे अगर अच्छा इसका डिफरेंस लिखना पड़े तो। मान लो 2-3 नंबर में लिखना पड़े तो क्या लिखोगे? एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, मीनिंग तो लिख सकते हो। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम कंजम्पशन एंड इट इज नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इंड्यूस कंजम्पशन इज आल्सो जीरो। ठीक है ना? इंड्यूस कंजम्पशन अगर जीरो है, अगर कभी सिर्फ इंड्यूस कंजम्पशन का कर्व बने तो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है? ये कभी ओरिजिन से स्टार्ट हो सकता है? ये कभी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो सकता। सिंबॉलिकली इट इज प्रेजेंटेड बाय सी बार, इट इज प्रेजेंटेड बाय बी बाय। हो गया, इतना क्या परेशान होना। ठीक है, आगे बढ़ो जी। बेटा आगे बढ़ जाते हैं। सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन मुझे कराने हैं, प्रैक्टिकल आपने करा ही है। देख ले जितने थ्योरी क्वेश्चन होंगे। गिव अ कंजम्पशन कर्व, आउटलाइन द स्टेप रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन डेराइविंग सेविंग कर्व फ्रॉम इट, यूज डायग्राम। ठीक है, गिवन है आपको कंजम्पशन कर्व, डेराइव कर लोगे सेविंग कर्व। मैंने सिखाया भी है, बैच का नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई बहुत हाई तौबा नहीं है। मेरे टाइम तक ये हाई तौबा क्वेश्चन थे, बड़े हाई तौबा। आते नहीं होते थे बच्चों को ये कैसे करना है डेराइव। ठीक है जी, आज तो हवा हवाई है, ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। लो जी, एक्सप्लेन द कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। बेटा क्या होता है कंजम्पशन फंक्शन, क्या होता है सेविंग फंक्शन? बेटा कंजम्पशन फंक्शन फंक्शनल रिलेशनशिप ही तो बताता है कंजम्पशन की और इनकम की। ठीक है जी, और हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ऐसे ही सेविंग फंक्शन, कुछ है ही नहीं, इतना तो मुश्किल मुद्दा भी नहीं है। पढ़ना जी, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इनकम इज नोन एज कंजम्पशन फंक्शन। मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, ये है पूरी इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही सेविंग, कुछ है ही नहीं। चलो खैर आगे बढ़ जाते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन तो करना ही नहीं है। एक्सप्लेन कंजम्पशन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल डायग्राम। हो गया जी, शेड्यूल और डायग्राम क्या है? वही है हमारा जो, ठीक है ना, 100 200 300, 0 100 200 300 400, 40 से शुरू करो, 80 का गैप लो, हमेशा एक ही चलना है और एक ही चलता रहेगा। ठीक है, दूसरा कोई नया मत बना लेना जबरदस्ती। लो जी, सेकंड टॉपिक अब हमारा शुरू हो जाता है। सबसे पहले वन मार्कर्स। सपोज इन अ गिवन इकोनॉमी एस फंक्शन और आई फंक्शन दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम पे एस और आई बराबर होता है।
ठीक है जी। एस और आई की वैल्यू बराबर रख दी होगी, 4000 इज इक्वल टू -60 प्लस 0.1y। 60 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बस 10 गुना कर दो, यानी कि इनकम की वैल्यू कितनी होगी 40,600। चलो जी बढ़ते हैं आगे। 1 मार्कर्स तो मैं सारे करा देता हूँ, पढ़ना जी। इफ इन एन इकोनॉमी द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4, ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है, रेलेवेंट कंजम्पशन फंक्शन वुड बी। बेटा अगर मल्टीप्लायर 4 है तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला सबसे पहले मैं तो एमपीएस की सेंस में ही लगाता हूँ हमेशा। एमपीएस कितना आ गया 0.25, अगर एमपीएस 0.25 आ गया तो एमपीसी कितना 0.75। रही बात फंक्शन बनाने की, C is equals to C bar, मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी मल्टीप्लाइड बाय इनकम। लो जी बन गया हमारा फंक्शन। आगे बढ़ जाओ। एमपीएस गिवन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इनकम, इंक्रीज इन इनकम इन इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 200 करोड़। के निकल जाएगा इससे 4 टाइम्स। अगर के 4 टाइम्स आ गया और ये 200 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो इनकम 800 करोड़ से। लो जी इनकम 800 करोड़ से। ये सेविंग कहां से लिख दिया इन्होंने, इन्होंने गड़बड़ कर रखी, इनको छोड़ दो जी। ठीक है जी इनकम ही है वो। पढ़ना पुत्र। असर्शन फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी का मतलब समझते हैं, वॉलंटरी मतलब जो जानबूझकर अनएम्प्लॉयड है, मतलब काम मिल भी रहा है लेना नहीं चाहते। इनवॉलंटरी होता है जो जानबूझकर अनएम्प्लॉयड नहीं है। बेटा अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है इसका मतलब यही तो है कि कोई भी मतलब बिना जाने पूछे अनएम्प्लॉयड नहीं है, यानी कि जिसको नौकरी चाहिए थी सबको मिली ना। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, सिर्फ वही लोग रह गए हैं जो जानबूझ के घर बैठे हुए हैं, बाकी तो कोई नहीं छूटा। फुल एम्प्लॉयमेंट है ना, जो वो जानबूझ के घर बैठे हुए बस वही बैठे हुए, बाकी तो सबको नौकरी दे दी। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है। आगे बढ़ जाओ। अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑल विलिंग एंड एबल बॉडीड पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट एट प्रिवेलिंग वेज रेट। यही होता है फुल एम्प्लॉयमेंट में, जो एबल पर्सन है बिल्कुल एक एग्जिस्टिंग वेज रेट पे जॉब मिल रही है उसको। तो दोनों ही बातें बिल्कुल ट्रू हो जाती हैं, आंसर हो जाता है ये, क्योंकि इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आगे बढ़ जाते हैं पुत्र जी 5th क्वेश्चन की तरफ। पढ़ना ही आप। एमपीसी 1 है, जितना इनकम इंक्रीज हो रहा है उतना ही कंजम्पशन हो रहा है। एमपीसी 1 है तो एमपीएस क्या होगा 0। दोनों मिलाकर कितने होते हैं, मैक्सिमम 1 ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं। असर्शन एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट, एक्सपोज्ड का मतलब समझते हैं ना सब, एक्चुअल। एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट represent planned investment whereas ex-ante investment represent actual investment। दोनों स्टेटमेंट उल्टी लिख रखी है। कहता है एक्सपोज्ड का मतलब होता है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, भैया तो एक्चुअल होती है। और कहता है एक्सांट का मतलब होता है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, ये प्लान्ड होती है। अगर असर्शन रॉन्ग है तो आंसर सिर्फ डी हो सकता है। ठीक है जी, आंसर होगा सिर्फ डी ऑप्शन। आगे बढ़ जाओ। ये न्यूमेरिकल गिवन है, कहता है इन एन इकोनॉमी ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 100, एमपीसी भी गिवन है 0.6, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी गिवन है 2000, देन द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज 300, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद वैलिड कैलकुलेशन। अच्छा जी बेटा मैं कंजम्पशन फंक्शन निकाल देता हूं एक बार। सी बार की वैल्यू दे रखी है 100, एमपीसी भी दे रखा 0.6, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी पता है 2000। सी की वैल्यू कितनी, यहां से 1200 और ये 100, 1300। ठीक है, इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव होती है। अगर इनकम 2000 है, कंजम्पशन 1300 है, तो सेविंग्स कितनी 700। और एट इक्विलिब्रियम एस और आई भी तो बराबर होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट 700 होनी चाहिए। इन्होंने दे रखी है कि इन्वेस्टमेंट 300 है और कह रहा है जस्टिफाई करो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है ये। अगर यहां पर लिखा होता कि इन्वेस्टमेंट 700 है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होती। इन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट 300 है, गलत है ना स्टेटमेंट। बढ़ जाए आगे। चलो जी, वैसे जैसे तुम शक्लें बना रहे हो मुझे लगता नहीं एक भी घर से कुछ करके आया, ये देखना चाहिए। इनका भी वही आंसर आया जो मेरा आया, लेकिन इन्होंने तरीका अलग चूज करा, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता, हमने अलग चूज करा। आगे बच्चों ये क्वेश्चन हो जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। ये पढ़ो जी, 9 क्वेश्चन आप पढ़ रहे समझ में आ जाएगा।
डन। बेटा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, ठीक है जी। अंडर एम्प्लॉयमेंट है, एडी एग्रीगेट डिमांड कम आई, एग्रीगेट सप्लाई से ओरिजिनल सप्लाई से तो कम ही आई। यहाँ पर हमारा एएस कर्व है, यहीं हमारा एडी कर्व है, सबको नौकरी भी मिल जाती है, सब कुछ ठीक रहता, लेकिन डिमांड कुछ कम आ गई है। अच्छा, अगर डिमांड कुछ कम आ गई है यानी कि सप्लाई कुछ ज्यादा है, सप्लाई कुछ ज्यादा है। अब देख लो बेटा, रिसोर्सेस फुली यूटिलाइज है, नहीं है भैया, सप्लाई मेरी ज्यादा है, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा बेटा, एग्रीगेट डिमांड के साथ कोप अप करने के लिए अपने रिसोर्सेस को कम यूज करूंगा, यही तो करूंगा, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बढ़ जाए आगे। चलो जी नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं, ये पढ़ना है जी। इफ एमपीएस इज इक्वल्स टू 0, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इनफिनाइट। लो पुत्र ये पढ़ना, बढ़िया क्वेश्चन लगा है मुझे। In an economy, break-even point and equilibrium point may lie at the same level of income if ex-ante investment are, लो सामने देखो, अगर ब्रेक इवन और इक्विलिब्रियम पॉइंट एक ही पॉइंट हो तो क्या होगा बेटा। ब्रेक इवन की प्रॉपर्टी क्या होती है, y इज इक्वल टू सी, s इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। और इक्विलिब्रियम की क्या होती है, s इज इक्वल टू i और ad और as भी बराबर। बेटा अगर ब्रेक इवन और इक्विलिब्रियम सेम पॉइंट है, s की वैल्यू 0 है, तो यहाँ i की वैल्यू भी क्या होगी, 0 ही तो होगी, ठीक है ना जी। मुझसे यही तो पूछा गया कि इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, 0 होंगी तभी ये सेम पॉइंट पे लाया करेगा, ठीक है ना जी। बढ़िया क्वेश्चन लगा ये मुझे, छोटा पर बेटा खतरनाक। अच्छा अच्छा फंस जाए भैया, एकदम दिमाग में कुछ क्लिक नहीं करता पेपर में, ठीक है। यहाँ बैठ के तो सब क्लिक करता है, वो एग्जामिनेशन फीवर नहीं है ना दिमाग में बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, पढ़ना चाहिए। इफ द MPC is greater than MPS, the value of multiplier will be, सर सामने देखो, if value of MPC is greater than MPS, the value of multiplier will be, बेटा k की वैल्यू 1/MPS भी होती है और 1/1 - MPC भी होती है। बेटा अगर उसने बोला MPC ग्रेटर है MPS से, तो k की वैल्यू कितनी होगी। चलो पहले मैं बराबर मान लेता हूँ, बराबर मतलब अगर आधा वो है तो आधा वो है, क्योंकि दोनों मिलाकर मैक्सिमम 1 हो सकते हैं। तो k की वैल्यू क्या आ रही है, 2 टाइम्स, ठीक है। अच्छा अब मैं MPC को बढ़ाता हूँ, यानी कि MPS को कम करता हूँ, और मैंने सिर्फ कुछ खास कम नहीं किया, इसको बढ़ा दिया 1 पैसे से और इसको 1 पैसे से कम कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैं इसको 1 पैसे से कम करूंगा, अब ये वैल्यू 2 से ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी, 2 से ज्यादा आएगी ना, यानी कि जब भी MPC ग्रेटर देन MPS होगा, हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी के की। गलत तो नहीं कह रहा ना, ठीक है ना बात, इजी वन पर बढ़िया था। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट वन ये हो जाएगा, MPC की वैल्यू है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू इनफिनाइट, वो तो सिंपल ही है। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर 1/MPS, चलो हो गया ये भी, ये कुछ नहीं है। मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, बेटा MPS की मैक्सिमम वैल्यू रख दो, याद है तब भी बात बोली थी पढ़ाते टाइम भी, MPS और K में इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है ना। अगर मेरे से मिनिमम वैल्यू पूछी गई है मल्टीप्लायर की, तो MPS की मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे, इसकी मैक्स रखोगे तो इसकी मिन आएगी, ठीक है ना। और इसकी मैक्स वैल्यू क्या है, 1 है, तो K की मिन वैल्यू क्या है, 1, डन। चलो नेक्स्ट वन, एक्सांट सेविंग क्या है, सेविंग ही एक्सांट सेविंग है भैया, क्योंकि हम क्लाइंट के बारे में पढ़ते हैं। एक्सांट एडी क्या है, कुछ नहीं है भैया। When will there be equilibrium level of national income, ADA और EAS बराबर हो, S और I बराबर हो, कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल मुझे डिस्कस नहीं करना, फिर न्यूमेरिकल है डिस्कस नहीं करना न्यूमेरिकल। आगे बढ़ते हैं, एक्सांट सेविंग, फुल एम्प्लॉयमेंट, ऑटोनोमस कंजम्पशन, सब लिखा जाएगा, कुछ है ही नहीं भैया। ऑटोनोमस कंजम्पशन सी बार के बारे में सब जानते हैं, सेविंग के बारे में सब जानते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में सब जानते हैं। When a person is able to work, willing to work at existing wage rate, get work, ठीक है ना जी। आगे बढ़ते चलो जी,
बाकी न्यूमेरिकल्स थे। एक्सप्लेन हाउ द लेवल ऑफ effective demand is attained in an economy if AD is more than AS। बेटा कहता है कैसे इफेक्टिव डिमांड का लेवल अचीव करोगे। इफेक्टिव डिमांड मतलब वही इक्विलिब्रियम पॉइंट ही, ठीक है जी। अगर एडी एएस से ज्यादा होगा, सर आपको पता ही है ये सारी बातें। अच्छा अगर एडी एएस से ज्यादा होगा, वो यही तो पॉइंट होता था। क्या होता था अगर एडी एएस से ज्यादा होता था? इम्पैक्ट याद करो, प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करते थे ना हम, ठीक है ना। अब बेटा कुछ नहीं करना आपने, अभी देखो इसने सिर्फ ये बोला एडीएस से ज्यादा है, ये नहीं का फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी है, बस एडीएस से ज्यादा है। हम जब पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी पढ़ते थे। अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, यानी कि कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय मोर, कंज्यूमर ज्यादा डिमांड कर रहा है, एंड प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई लेस, प्रोड्यूसर कम बेचना चाह रहा है, कंज्यूमर ज्यादा खरीदना चाह रहा है। ऐसे केसेस में क्या होगा बेटा, प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? अच्छा जो आपके पास पुरानी इन्वेंट्री है उसका क्या होगा? मान लो प्रोड्यूसर के स्टॉक में कुछ था, दिव्य सामने देख बेटा, प्रोड्यूसर के स्टॉक में कुछ था, ठीक है, मान लो 20-50 यूनिट थी, ठीक है, और इधर से डिमांड आ गई 200 यूनिट की, ठीक है जी, और आप सप्लाई करने को तैयार थे 100, 200 यूनिट की डिमांड आ गई, आप 100 सप्लाई करने को तैयार थे, 100 तो सप्लाई कर दी, बची 100, आपकी जितनी इन्वेंट्री पड़ी होगी 20-50 की वो भी खाली हो जाएगी, जो इन्वेंट्री आपके स्टॉक में पड़े होंगे वो भी खाली हो जाएगी। आप उसके बाद क्या करोगे? प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करोगे, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी, आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी, सबकी इनकम बढ़ेगी बेटा, इकोनॉमी में इनकम भी बढ़ेगी जब ज्यादा प्रोड्यूस करोगे ज्यादा बेचोगे तो, यही सब होगा ना। ये सब इम्पैक्ट लिखा हुआ है और बस इसी चीज को इन्होंने ना थोड़ा सा आखिरी में कंक्लूड भी करा है, वो आपको पढ़कर पता लगेगा, पढ़ना जरा कैसे लिखा है इन्होंने। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं जी। मल्टीप्लायर क्या है पढ़ा था, दोनों डेफिनेशन पढ़ी थी। रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर पता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है एमपीसी और मल्टीप्लायर की, एमपीएस और मल्टीप्लायर की इनवर्स है, ठीक है ना जी। कैलकुलेट एमपीसी वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 4, सब हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा जो परेशान करे आपको। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, हाउ इज इट्स वैल्यू डिटरमाइन, तीन फॉर्मूला है कैसे डिटरमाइन होती है वैल्यू पता ही है आपको, तीनों फॉर्मूला लिख दोगे। व्हाट कैन इट्स मिन एंड मैक्स वैल्यू, बेटा के की एमपीएस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, एमपीएस मैक्स होगा तो के मिन होगा, वो मिन होगा तो वो मैक्स होगा, और आपको पता ही है इसकी रेंज क्या होती है, 1 to इन्फिनाइट, ये रेंज है बेटा के की, मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनाइट है, तो इसकी रेंज 1 to इन्फिनाइट है। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है के की मिनिमम वैल्यू 0 है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, 1 से कम तो वैल्यू हो ही नहीं सकती, ठीक है ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं उत्तर जी। मैं बेटा न्यूमेरिकल बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं आप बिल्कुल इग्नोर कर चुके होंगे, अगर कॉपी में ना मिला मैं पिटाई भी कर दूंगा, बहुत हो गया तुम्हारा। 25th क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, दोनों मिलाकर 1 होते हैं, एमपीसी और एमपीएस दो वो भी दोनों मिलाकर 1 होते हैं। चलो बाकी तो खैर कुछ आया ही नहीं हुआ, आगे बढ़ जाओ। ये एमपीएस और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की रिलेशन इनवर्स, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मीनिंग एग्रीगेट सप्लाई का, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो। पढ़ना जी बेटा, कहता है इन एन इकोनॉमी एक्सांट एडी इज मोर देन एक्सांट एएस, एडी ज्यादा है एएस से, इलेबोरेट द पॉसिबल इंपैक्ट ऑफ द सेम ऑन द आउटपुट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कहीं नहीं कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात है, एडी इज ग्रेटर देन एएस, अभी जो बात करी वही सब बातें। बेटा प्रोड्यूसर
इज विलिंग टू सप्लाई लेस, जबकि बेटा कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय मोर। कंज्यूमर ज्यादा खरीदना चाहता है, आप सप्लाई नहीं करना चाहते। ठीक है जी, आपने कम सोचा कि आपको लगा कि शायद डिमांड उतनी नहीं आएगी, तो आपकी जो अनइंटेंडेड इन्वेंट्री होंगी सब लॉस्ट, सब चली जाएंगी, सब बिक जाएंगी। उसके बाद क्या करोगे, आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करोगे, आउटपुट बढ़ेगा। आउटपुट ऐसे तो बढ़ेगा नहीं, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और इनकम भी इकोनॉमी में बढ़ेगी बढ़ेगी। क्यों? या जब कंज्यूमर ज्यादा खर्चना चाह रहा है, जितना ज्यादा इकोनॉमी में पैसा डालेगा, एक का खर्चा दूसरे की इनकम है, बढ़नी बढ़नी है। आपकी भी इनकम बढ़नी है, बाकी सबकी भी बढ़नी बढ़नी है, सब कुछ बढ़ जाएगा। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पढ़ना चाहते हो पढ़ो, चलो 1 मिनट लगाओ, ये बढ़िया लिखते हैं इसका, ऐसे आंसर ये बहुत बढ़िया लिखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है पुत्र जी, बढ़िया आंसर लिखा हुआ है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। इफ प्लान्ड सेविंग एक्सीड्स प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी, एक्सप्लेन इट्स लाइकली इम्पैक्ट ऑन इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको कहा भी था पढ़ाते टाइम कि मैं इतनी जल्दी ना प्रोसेस नहीं कर पाता इस बात को जो ये लिखते हैं। ठीक है ना, मैं एडी और एस में ज्यादा जल्दी प्रोसेस करता हूँ। इन्होंने कहा सेविंग्स ज्यादा इन्वेस्टमेंट से, ये यानी कि ये वाली सिचुएशन, डिस सेविंग्स है, ये इन्वेस्टमेंट कर्व है, सेविंग ज्यादा इन्वेस्टमेंट से, यही तो सिचुएशन है या सेविंग ज्यादा इन्वेस्टमेंट से। और ये वही तो सिचुएशन होती है वेयर एडी इज लेस देन एस। बस मैं तो यहां तक पहुंच गया, बस इसके बाद तो जो मर्जी लिखवा लो। मुझे भी पता है आप भी कैसे सोचते हो, मुझे अपना भी पता है, मुझे पता है हम एक तरह ही सोचते हो। ठीक है ना, ये चीजें अच्छे अच्छे आदमी से नहीं सोची जाती इतनी जल्दी, इसलिए यहाँ आ जाओ चुपचाप से। अगर एडी लेस देन एएस है फिर तो सब कुछ हो गया, यानी कि प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करना चाहता था जबकि कंज्यूमर उतनी नहीं खरीदना चाहता था। अगर कंज्यूमर उतना नहीं खरीदना चाहता, आप ज्यादा सप्लाई करना चाहते थे, आपकी अनइंटेंडेड इन्वेंट्रीज बढ़ जाएंगी। आप 200 बेचने की उम्मीद रख के बैठे हो, डिमांड आई 100 की, इन्वेंट्री और 100 से बढ़ जाएंगी। अगर इन्वेंट्री बढ़ जाएंगी, चट्टे लग जाएंगे, अब क्या होगा, जब कंज्यूमर ने खर्चा ही उतना नहीं तो सबकी इनकम गिरेगी। आप ही प्रोडक्शन गिराने की कोशिश करोगे, प्रोडक्शन गिराने के लिए बेटा नौकरियां भी खा जाओगे। अब हो गया सब कुछ डन। पढ़ जाए आगे, चलो। ये शॉर्ट नोट रिपीट हो रहा है, कुछ नहीं है, पुरानी बात है। पेज नंबर 102 पे अब आया मैं। न्यूमेरिकल भारी भरकम है भैया, बहुत सारे आए हुए हैं। ये पढ़ना पुत्र, एक्सप्लेन कर दोगे? ठीक है, पढ़ो जी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये मैं वैसे मेरे को ध्यान आ गया, तो क्वेश्चन देख नहीं था ये जो मैंने पढ़ा था। पढ़ो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। When MPC is greater than MPS, the value of investment multiplier will be greater than 5. False. मैंने भी दिखाया था greater than 2 होती है। ठीक है, कभी कभी पास्ट ईयर क्वेश्चन करना बहुत फायदेमंद होता है। अब जिस बच्चे ने यहाँ 2010 में ये पेपर पढ़ के गया होगा, वो क्वेश्चन 2013-14 का था जो थोड़ी देर पहले आया था, उसको कितना फायदा मिला होगा? उसने 1 मिनट भी नहीं खर्चा होगा उस क्वेश्चन को करने में, बाकी सब सोचते रह गए होंगे कि कैसे होगा। यार यही तो फायदा है। आप पिछले 10 साल के पेपर करोगे और 20 पेपर प्रैक्टिस करोगे, आपको क्या लगता है आपको ऐसा होगा कोई भी पेपर 99 नंबर का आता होगा? मैं नहीं मानता। 100% का पेपर ना आता होगा, मैं नहीं मानता। और एक बात बताऊं, एज अ स्टूडेंट आप कभी इतनी लेबर नहीं करते जैसा जितना एज अ टीचर करते हो। मैं अपने आप को आज देखता हूँ ना कि मैं स्टूडेंट टाइम में भी बहुत लेबोरियस था, पर मैं
आज जो हूँ उसकी 50% भी लेबर नहीं करता था जब स्टूडेंट था। और मैं सोचता हूँ मैंने अगर ऐसी लेबर की होती जैसे मैं आपके साथ करता हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता है ऑल इंडिया रैंक आती। चलो खैर, कहता था वैल्यू ऑफ एमपीएस कैन बी नेगेटिव। एमपीएस की नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, कभी भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। एपीएस की हो सकती है, ठीक है ना भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। देखो एमपीसी की मैक्स वैल्यू क्या है, 1। अगर एमपीसी मैक्स होगा तो एमपीसी मिन होगा, दोनों मिलाकर 1 होते हैं, 0 ही तो हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। 100 का नोट कमाया, ऐसा हो सकता है 100 के नोट से कुछ भी नहीं जोड़ा, 100 के 100 खर्च कर दिया, इस 100 के नोट से 150 थोड़ी खर्च दूंगा। एमपीएस कैसे नेगेटिव हो सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 26 दोनों स्टेटमेंट का आपने आंसर करना है। काम नहीं बता पहली स्टेटमेंट, एपीएस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सॉरी, हाँ एपीएस, यस ये सही तो है। एपीएस ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ट्रू और फॉल्स। हाँ फॉल्स। एपीएस तो नेगेटिव भी हो सकता है, क्या बात कर रहे हो। एपीएस, उसने पूछा ऑलवेज, इतनी तो इंग्लिश समझो। हमेशा 0 से ज्यादा, हमेशा तो नहीं होगा ना। आगे बढ़ो। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वेरीज बिटवीन 0 टू इनफिनाइट। मल्टीप्लायर की रेंज 0 से इनफिनाइट होती है, अभी बताई थी। 1 टू इनफिनाइट होती है, फॉल्स। ठीक है, चलो अब सोचो 2010 में जिसने क्वेश्चन पढ़ा होगा, 2013-14 में दोबारा क्वेश्चन आया सेम। जो ले नेकी और पूछ पूछ 25 में, 24-25 में भी आ गया तो लो जी। आओ जी आओ, ये मैंने लिखा हुआ है, रीड क्वेश्चन में कुछ बात है। What is meant by effective demand principle in Keynesian theory of employment? Discuss using a schedule or diagram. सुन लो जी बेटा, केनेजियन थ्योरी क्या कहती है, क्या होता है इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड वही है बेटा जहां एडी और एएस बराबर हो, लेकिन केनेजियन कहता है डेफिशिएंट डिमांड में जहां एडी और एएस बराबर होते हैं। पूरी बात डेफिशिएंट डिमांड की कर रखी है, हमने पढ़ रखा है डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड पढ़ रखा है, उसका उल्टा कर दोगे, बस खत्म। पढ़ना फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए। डन। ठीक है पुत्र जी, बढ़े आगे। चलो जी, बढ़ते हैं आगे। ये पढ़ना जी। How an initial increase in investment affect the level of final income of an economy? Show its working with suitable numerical example. Working of multiplier, multiplier है topic. Distinguish between autonomous investment and induced investment. ठीक है, प्रॉफिट मोटिव से नहीं की जाती, प्रॉफिट मोटिव से की जाती है। स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, रीजन से स्टार्ट होती है, याद है ना बात। ऑटोनोमस कंजम्पशन और इंड्यूस्ड कंजम्पशन का डिफरेंस पढ़वा देता हूँ, वैसे मैंने बता तो सब कुछ ही दिया था इसके बारे में बेटा। ओ अच्छा, ये तो पहले ही पढ़ चुके आप, पढ़ा था ना भैया, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आज का यही किया था। डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सांट मेजर्स एंड एक्सपोस्ट मेजर्स। एक्सांट का मतलब क्या है, प्लान्ड, एक्सपोस्ट क्या है, एक्चुअल। वही लिख रखा है बेटा, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सांट दोनों पढ़ लो, एक्सपोस्ट दोनों पढ़ लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको लगेगा कि मुश्किल बात करी। बस वहां प्लान प्लान लिख रखा होगा, वहां एक्चुअल 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 लिख रहा हो। ठीक है पुत्र।
लगता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय।